चलिए स्टार्ट करते हैं अपन, है ना। लास्ट सेशन को मुझे अधूरा छोड़ना पड़ा था क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत बिगड़ गई थी। ठीक है, तो अपन थोड़े से सेशंस छोटे रखेंगे अपन, है ना। 1-1.5 घंटे का नहीं रखेंगे, थोड़ा छोटे छोटे रखेंगे, 2-4 दिन डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए बोला है। चलो, अभी अपन मैनेजमेंट की बातें कर रहे हैं, ठीक है। मैनेजमेंट कैसा, एसेट्स की मैनेजमेंट, ठीक है। इन सब बातों का आपका जो यूज है वो कहाँ होगा, अपन क्यों इन सब बातों को जान रहे हैं। कई बार क्या होता है सर कि आप लोगों ने कई मीटिंग्स देखी होंगी, है ना। चाहे वो ई नगर पालिका की हो, चाहे वो कई बार आपके नगरीय प्रशासन में भी होती है। वहां पे कुछ बातें होती हैं, वहां पे कुछ बातें होती हैं। उन बातों पे हमको भी लगता है कि हम लोगों का भी कुछ मत होता है, ठीक है। हम लोगों का भी कुछ मत होता है बातों का, कि हम लोग कुछ इस मैनेजमेंट एसेट मैनेजमेंट में कैसे कर सकते हैं। तो ये जो एसेट मैनेजमेंट वाली चीजें हैं ना सर, ये आपकी सिर्फ नगर परिषदों में नहीं, बाकी जगहों पे भी आपकी रियल लाइफ में भी वो चीज हो सकती है, ठीक है। आपकी रियल लाइफ में भी आप अगर आपको खुद की जो संपत्तियां उसको कैसे मैनेज करना है, ठीक है। तो ये सब चीजें डे टू डे वाली हैं, ये सब चीजें डे टू डे वाली है। आपको कहीं पे भी आपको डे टू डे ये सब चीजों का इस्तेमाल आप कर सकते हो, ठीक है। तो लास्ट तक हमने देख लिया था कि संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन मतलब क्या होता है, रीवैल्यूएशन किन परिस्थितियों में करते हैं, है ना। हमने बेसिक तो देख लिए थे बहुत सारे, हमने अपने बेसिक आ गया। एक मिनट, अब आ रही है मेरी आवाज? वो म्यूट रह गया था, ठीक है। तो जब भी हम उधार लेने जाते हैं, जब भी हम उधार लेने जाते हैं तब हम
मान लो हमने सोने का एग्जांपल दिया था अभी, कि सोना जो होता है, जब हम सोना, आप मान लीजिए सोना रख के हम उधार लेने जाते हैं, जब हम सोना लेके उधार लेने जाते हैं, ठीक है, तब सोने की उस दिन की हम कीमत निकालते हैं। ठीक है, आप सोना गिरवी रख के उधार लेने आते हो तो उस दिन की कीमत आप निकालोगे, ना कि आपकी खरीदी की कीमत या आज से एक आध महीने पहले की कीमत। आप तो आज की तारीख में अगर उधार ले रहे हो तो आज की तारीख में सोने की कीमत निकालोगे। तो उसी प्रकार आज की तारीख में आपकी संपत्तियों की वैल्यूएशन निकालते हैं जब हम इंडिपेंडेंट उधार लेने जाते हैं। उधार किस तरीके से लिया जाता है? म्युनिसिपल बॉन्ड। म्युनिसिपल बॉन्ड एमपी में केवल अभी तक इंदौर नगर निगम ने लिया है, भोपाल नगर निगम और ग्वालियर नगर निगम प्रोसेस में है म्युनिसिपल बॉन्ड लेने के। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज है हमारी, सक्षम अधिकारी द्वारा भूमि उपयोग और वास्तुगत नियंत्रण के अनुमोदन किए जाने और अचल संपत्तियों के व्यवसायिक विकास हेतु। मान लीजिए आप लोगों ने कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या कोई दुकान बनानी है, कोई दुकान बनानी है, ठीक है, तो वो दुकान बनानी है। अब दुकान बना के आप शॉप प्रीमियम लेके बेचोगे दुकान भी, तो मान लीजिए कि सरकार ने आपको फ्री में जमीन दी थी, उस फ्री की जमीन पे आपने दुकान बना दी, तो क्या जो फ्री का बेनिफिट है वो आप दुकानदार को ट्रांसफर करोगे? क्या नहीं करोगे सर। ठीक है, तो आप लोग क्या निकालोगे? आप लोग निकालोगे उस दुकान जिस जमीन पर बनी है उसकी कीमत, उस पर किए गए निर्माण की कीमत, वो कुल मिला के हम उससे शॉप प्रीमियम लेते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी हमें कई बार रीवैल्यूएशन करना पड़ता है भूमि का, अकेली भूमि का। जिस भूमि का हम व्यवसायिक विकास करने वाले हैं उस भूमि का हम एक बार मार्केट वैल्यू निकालते हैं। क्लियर है मेरी बात? क्योंकि बेचनी नहीं है हमको, लेकिन उसके अगेंस्ट में किसी से पैसा वसूलना है। ठीक है, और पट्टा दिए जाने पर, मान लो कि आप जमीन पट्टे पे देना चाहते हो, तो आपको के लिए तो वो जमीन है, तो उस पट्टे की आप मार्केट वैल्यू तो निकालोगे ना। आप मान लो कि 10 साल के लिए देना चाहते हो, तो पट्टे की जमीन के टाइम पे भी आपको भूमि की वैल्यू भी पता होगी, उसके हिसाब से पट्टा डिसाइड होगा। पट्टा कहने का मतलब किराए पर, पट्टा कहने का मतलब किराए पर। ठीक है, उसे हम भू भाटक भी कहते हैं, उसे हम भू भाटक भी कहते हैं। क्लियर? तो यह हो गया रीवैल्यूएशन कब किया जाता है। अगला ये मैनेजमेंट से रिलेटेड है, संपत्तियों को चिन्हित करना। बहुत अच्छी बात होती है कि आप अगर अपनी संपत्तियों को चिन्हित करके रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अपन कंप्यूटर रूम में अप्लाई करते हैं, हमारे पास 5 कंप्यूटर है तो हम 5 कंप्यूटरों में नंबर डाल देते हैं, ये 1 नंबर का है, ये 2 नंबर का है, ये 3 नंबर है, 4 नंबर, 5 नंबर। तो उससे क्या होता है? मैनेजमेंट अच्छा है। 3 नंबर चलाता है, मान लीजिए राम चलाता है 3 नंबर, श्याम चलाता है 2 नंबर। अगर 2 नंबर खराब होगा तो किसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा? श्याम को। राम को थोड़ी ना जिम्मेदार ठहराया जाएगा। तो इसीलिए इसीलिए एसेट का मैनेजमेंट में सबसे बेस्ट ये होता है कि उनको चिन्हित कर दिया जाए। अच्छा, ये जो चिन्हित वाली चीजें थी, हमने देखा था कि जो जो वस्तु है, जो चलित वस्तुएं हैं, जैसे फर्नीचर हो गया, जैसे वाहन हो गया, जैसे वाटर टैंकर हो गया, इनको चिन्हित करना आसान है। जैसे कंप्यूटर हो गया, इनको चिन्हित करना आसान है। बट रोड को कैसे चिन्हित करें, नालियों को कैसे चिन्हित करें, तो उसका जो दूसरा तरीका जो नगरीय प्रशासन अप्लाई कर रहा है वो कर रहा है जीआईएस। उसका जो बेस्ट तरीका है वो है जीआईएस का। लेकिन अभी क्या चिन्हित कर रहे हैं? अभी हम सिर्फ प्रॉपर्टी चिन्हित कर रहे हैं। ठीक है, अगली स्टेप में हम रोडे भी चिन्हित कर देंगे। कैसे? कि इतने बाय इतने की रोड यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, जब आप जीआईएस की मैपिंग देखेंगे ऊपर से तो आपको वो रोड बनी हुई दिखेगी, तो उसके ऊपर जियो टैगिंग हो जाती है। जियो टैगिंग का मतलब होता है कि वहां पे एल्टीट्यूड लैटिट्यूड, आपने पढ़ा होगा 10th 11th में, एल्टीट्यूड लैटिट्यूड क्या रिकॉर्ड हो जाता है। ठीक है, गूगल लोकेशन पे आप अपने घर पे जाके देखेंगे तो उसमें एल्टीट्यूड और लॉन्गिट्यूड आ जाता है कि ये आपके घर की ये लोकेशन है ना। उसी प्रकार रोड का भी हो जाएगा कि ये एल्टीट्यूड है, ये लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, और ये आपकी रोड की इतनी लोकेशन है, यानी वो चिन्हित हो गई। ठीक है, तो इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका सबसे बेनिफिट बताता हूं क्या होगा। एक तरह से संपत्ति रजिस्टर भी इससे तैयार होगा। उससे बेनिफिट क्या होगा? मान लो कि आपके यहाँ पे कोई पार्षद है, उसका हमेशा रोक के आना कहता है कि मेरे क्षेत्र में तो रोड ही नहीं बनती, मेरे क्षेत्र में तो रोड ही नहीं बनती। मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ क्योंकि मैं कई नगर परिषदों के ऑफिसों में बैठा रहता हूँ, लोगों को पता नहीं होता मैं कौन हूँ। वो ठेकेदार आते हैं, वो अकाउंटेंटों से बात करते हैं या सीएमओ से बात करते हैं, तो वो कहते साहब मेरे क्षेत्र में तो 2 साल से काम ही नहीं हुआ।
मेरे क्षेत्र में तो 5 साल से काम ही नहीं हुआ, एक रोड नहीं बनी। तो हम लोगों ने ऐसे ही एक इंसिडेंट हुआ था एक नगर परिषद में, तो हमने वो कहे अच्छा रोड नहीं बनी, और हम एक्चुअली वहाँ एफआईआर ही दे रहे थे, अपडेटेड एफआईआर दे रहे थे, मार्च 19 का एफआईआर दे रहे थे। तो कह रहे सर आपका वार्ड नंबर क्या है, तो कह रहे मेरा वार्ड नंबर 11 है। तो साहब एफआईआर रजिस्टर खोल के देखा गया, तो पिछले पिछले साल में ही उनके वार्ड में 3 रोडें और 4 कॉलोनी में नालियां बनी। तो कह लगा साहब वो तो बहुत पहले सैंक्शन हो रहा है। कह लगा साहब पेमेंट और निर्माण तो अभी हुआ ना, आप सैंक्शन की क्यों बात कर रहे हो, और आप कह रहे हो मेरे क्षेत्र में तो आप विकास कार्य ही नहीं हो रहा है। तो चिन्हित करने से, एक जगह रिकॉर्ड कर देने से ये बेनिफिट हो जाता है कई बार कि आपका मैनेजमेंट है, और अगर वो चिन्हित इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हो जाएगा, अब वो तो मेरा एफआईआर है, वो ये भी बोल सकता था कि ये तो आपका बनाया हुआ रिकॉर्ड है, मैं कैसे मान लूं। तो इसका सबसे बेस्ट बेनिफिट है वो है यूज टूल है, वो है जीआईएस, जो आपके यहाँ पे अभी सिर्फ प्रॉपर्टी को लेके हो रहा है। अगले स्टेप में वो रोड पे भी होना चाहिए और नालियों में भी होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, भौतिक सत्यापन हो जाएगा। कि भौतिक सत्यापन कैसा, मतलब जाके उसका चेक करना कि ये वो वास्तविक, फिजिकल वेरिफिकेशन कहते हैं उसे, है ना, आपने सुना होगा फिजिकल वेरिफिकेशन, तो वो एक तरह से फिजिकल वेरिफिकेशन। ठीक है, अच्छा, ये होती है हमारी संपत्तियां। आप इन सब चीजों को देख लें। भूमि और भवन, भूमि और भवन, भूमि और भवन, ठीक है, ये हमारी, ये जो ये दिया हुआ है ना, ये मेजर क्लासिफिकेशन है। ठीक है, भूमि और भवन, ठीक है, इसको हम लोग अधोसंरचना लिखा है ना, इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका बेनिफिट, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस समझना। इंफ्रास्ट्रक्चर, अधोसंरचनात्मक अस्तियां, ठीक है, इसका क्या है, जैसे आपको ग्रांट मिलती है ना, कौन सी ग्रांट, एक मूलभूत, ठीक है, मूलभूत सेवाएं, और एक 14वां वित्त आयोग। तो उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें ये लिखा हुआ है कि आप अधोसंरचनात्मक गतिविधियों में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अब अधोसंरचनात्मक गतिविधियां किस प्रकार की होती हैं, आप एक चीज देखो, आप हो गया जलापूर्ति जल संग्राहक, एक आपका हो गया कहाँ गया, जो लोगों में कंफ्यूजन होता है वो मैं आपको अभी क्लियर कर दे रहा हूं, अभी ये इस फिक्स्ड एसेट से हट करे थोड़ा सा। अ, ये सर एक सवाल है, किसी को अगर जवाब हाँ या ना में पता हो, सिर्फ हाँ या ना बताना। क्या 14 फाइनेंस से इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट किया जा सकता है? किसी को जवाब पता हो तो अपने आप को अनम्यूट करके हाँ या ना में जवाब दीजिए। 14 फाइनेंस, 14वें वित्त आयोग से क्या इलेक्ट्रिसिटी बिल का भुगतान किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो कौन कौन से इलेक्ट्रिसिटी बिल का भुगतान किया जा सकता है? पता है इसको किसी को जवाब? जल प्रदाय के जल प्रदाय शाखा के। बता देता हूं मैं। 14 फाइनेंस में आप इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कौन से इलेक्ट्रिसिटी बिल छोड़कर, जो आपके ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसके पेमेंट के अलावा आप सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था और जलापूर्ति, यानी जो आपके वाटर पंप के बिल आते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल के, उसका पेमेंट आप लोग 14 फाइनेंस की ग्रांट से कर सकते हैं। ठीक है, उसमें क्योंकि लिखा गया है 14 फाइनेंस में कि आप अधोसंरचनात्मक गतिविधियों में उसका इस्तेमाल कर सकते हो, उसकी मरम्मत, उसका संधारण, ठीक है, तो वो
इसमें आ जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर किसी के पास नहीं होगा 14 फाइनेंस की गाइडलाइन, मेरे पास है, उसमें क्लियर लिखा हुआ है, उसके तहत कई नगर परिषद है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने की पैसे नहीं होते और हम 14 फाइनेंस का पैसा रखे रहते हैं, तो 14 फाइनेंस से आप लोग इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट कर सकते हैं। उसी प्रकार मूलभूत सुविधाएं, तो मूलभूत सुविधा को हम, इसका ही मतलब होता है मूलभूत सुविधा, ये मूलभूत सुविधाएं है, ठीक है, ये किसी भी व्यक्ति को ये मूलभूत सुविधाएं हैं। क्यों? क्योंकि इसका अधिकार दिया गया है, इनका अधिकार दिया गया है, ठीक है, किसी भी एक नागरिक को इन सब सुविधाओं का अधिकार दिया गया है। सड़कें, अच्छी सड़क हो जिससे वो चलने हो, ठीक है, ये नालियां साफ सफाई हो, जल मार्ग, जलापूर्ति, संग्रह, ये सब चीजें, मतलब पानी की सप्लाई होना चाहिए, गहरे नलकूप, ये सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था किसके तहत आता है? उनकी सिक्योरिटी के तहत आता है, ठीक है, उनकी सुरक्षा, ठीक है, नागरिकों की सुरक्षा के तहत आता है सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था, ठीक है, और ये उनकी सेहत के तहत आता है, पार्क एवं खेल मैदान, पार्क एवं खेल मैदान। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, क्या? पार्क और खेल मैदान जो है, पार्क और खेल मैदान जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट में आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे तो इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट में आ रहा है, ये भूमि में नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये इन्होंने क्लासिफिकेशन किया हुआ है, तो इस क्लासिफिकेशन को हम ध्यान रखेंगे जब भी हम एंट्रीज करेंगे, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन हमको कहाँ दिए हुए हैं? ये मैंने आपको एमपीएमएम का ही दिया है, यानी ये मध्य प्रदेश म्युनिसिपल अकाउंटिंग मैनुअल में ये क्लासिफिकेशन दिया है। संयंत्र एवं मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी का मतलब क्या हो गया? प्लांट हो गया, कोई मशीनरी हो गई, उपकरण हो गया, फॉग मशीन हो गई, मेला ट्रक हो गया, ये सब चीजें मशीनरी है आपके पास, ठीक है, इस प्रकार की कोई भी मशीनरी हो, चाहे वो चलित हो चाहे वो नॉन चलित हो, ये सब चीजें उसी में आ जाती है, ठीक है। जल संग्राहक में आपके तालाब भी आते हैं, ठीक है, कई तरह के आपका सम्प वेल भी आता है, तो जल संग्राहक का मतलब वो होता है। अन्य अस्थियां, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, मैंने आपको डेप्रिसिएशन का बताया था कि डेप्रिसिएशन भूमियों पे नहीं लगता है, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि डेप्रिसिएशन भूमि पर भी नहीं लगता है, ठीक। एक चीज पे और नहीं लगता है डेप्रिसिएशन, एक चीज पे और नहीं लगता है डेप्रिसिएशन, उसकी वजह मैं बताता हूँ, वो है ये सर, ठीक है, इस पे भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, इस पे तो नहीं लगता है, भूमि पर, भवन पे लगेगा, प्रतिमाएं, मूल्यवान कलाकृतियां एवं प्राचीन चीजें। क्या होता है कि ये सब चीजें एंशियंट होती हैं, मान लीजिए आपने प्रतिमा लगवाई, अब वो प्रतिमा क्या होती है, वो समय के साथ उसका ऐतिहासिक महत्व बढ़ता जाता है, ऐतिहासिक महत्व किस, कई प्रकार की चीजें बढ़ती जाती है, ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, देवास, देवास में एक राजा महाराजा का एक सभागार था, ठीक है, अब वो सभागार क्या हुआ कि वो बहुत पुराना है, वो पहले ही 100 सवा 100 साल पुराना था, ठीक है, वो डेप्रिसिएशन के बाद जीरो हो गई, वो हो गई, लेकिन वो आज भी खड़ा है, तो वो प्राचीन हो गई, वो प्राचीन हो गई, वो ऐतिहासिक हो गई, क्यों? क्योंकि वहां पे कई सारी ऐतिहासिक घटनाएं हो गई, ठीक है, कि किस प्रधानमंत्री आए थे, उस समय इंदिरा गांधी आई थी, उस समय ये, तो ऐसी ऐतिहासिक चीजें, तो वो ऐतिहासिक हो जाती है, तो वो इतिहास का हिस्सा हो जाती है, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द हिस्ट्री। तो जब कोई भी चीज हिस्ट्री के पार्ट बन जाती है ना, तो कई ऐसे लोग होते हैं जो उस चीज की वैल्यू को, उस चीज की वैल्यू को मॉनिटरी वैल्यू से कहीं ऊपर सोचने लगते हैं, ठीक है, उसे ऐतिहासिक मानते हुए उसकी कीमत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो इसीलिए, इसीलिए जैसे पेंटिंग है, अब वो, आपने वो, एक हुसैन थे हमारे पेंटर, ठीक है, अब वो उनकी मृत्यु हो गई, तो उनकी मृत्यु होने के
जो जो वैल्यू उनकी पेंटिंग उनकी मृत्यु होने के पहले थी, उनकी मृत्यु होने के बाद उस पेंटिंग की वैल्यू जस्ट डबल हो गई, डबल क्या ट्रिपल हो गई। क्यों? क्योंकि वो इकलौती हो गई, वो जो चीज थी वो इकलौती हो गई। वो क्या हो गई? इकलौती हो गई। ठीक है, उसी प्रकार अगर आपने कोई मूर्ति बनवाई या कोई आपने स्टैच्यू बनवाया तो वो अपने अपने आप में इकलौता हो गया। क्लियर है? जैसे अभी हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू बना गुजरात में, ठीक है, वो तो स्टैच्यू बना, अब आप बोलोगे उसके भी डेप्रिसिएशन नहीं, लेकिन वो इसलिए बना है कि उसका ऐतिहासिक महत्व बढ़ता जाता है कि इट इज द लॉन्गेस्ट स्टैच्यू ऑफ द वर्ल्ड। तो उसकी ऐतिहासिक वैल्यू हो गई, उसका वर्ल्ड में इतिहास बन गया। ठीक है, तो इसीलिए उसको डेप्रिशिएट नहीं करा जाता, उनकी वैल्यू एप्रिशिएट होती है अनएक्सपेक्टेडली। तो ऐसी चीजें जिनकी वैल्यू मतलब आप ऐसे नॉर्मल वीएटी अर्न नहीं कर सकते कि उसके ऊपर धूल चढ़ेगी ये चढ़ेगी, उसकी पार्ट टू पार्ट उसकी महत्वता बढ़ती जाती है। ठीक है, पहले के जमानों में, शुरुआत के जमानों में लगभग हर शहर में, लगभग 95% शहरों इंडिया के, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े हो, गांधी चौक नाम की जगह थी और वहां पे गांधी जी की स्टैच्यू है। और अब वो जगह सबसे सेंटर हो गई है। ठीक है, अब वो शहर की सबसे सेंटर हो गई। तो ऐसा मतलब है कि जिस चीज की प्राचीन, जिस चीज से हिस्ट्री जुड़ती जाती है वो चीज और वैल्यूबल होती जाती है। इसीलिए विरासत भवन, प्रतिमाएं, मूल्यवान कला, इन सब चीजों पे कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता। ठीक है, ये जितनी आपकी लागत होगी उतनी ही उसकी कीमत होगी। अगर वो फ्री में मिली है, अगर वो किसी तरह से आपको फ्री में मिली है, उसकी लागत आपको नहीं पता, तो उसको रिकॉर्ड कितने पे करेंगे? 1 रुपए से। सांकेतिक तौर पे उसे रिकॉर्ड करके अपने संपत्ति रजिस्टर पे चढ़ाएंगे। क्लियर मेरी बात? ठीक है, अच्छा, एक और इम्पोर्टेंटली, पता नहीं किसी के पास होगी कि नहीं होगी, एक पशुधन, इन दो पे और टॉपिक पे है। बाकी तो आपको पता है कि अस्थियां होती हैं क्योंकि हमारे संपत्ति रजिस्टर में ये सब चीजें दी हुई हैं। एक हमारा होता है बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, किसी जगहों पे पहले पुराने जमाने में होता था, आजकल तो नहीं है। ठीक है, तो इनकी रिकॉर्डिंग भी क्या होता था, इनकी रिकॉर्डिंग ऐसे होती थी कि आपने जितनी कीमत लगाई उतनी, और जब ये मर गए, जब इनकी वैल्यू खत्म हो गई, उसके हिसाब से इन्हें राइट ऑफ कर दिया जाता था, क्योंकि जीवन का कोई मूल्य नहीं लगा सकता, क्योंकि वो जीवित वस्तुएं थी, निर्जीव वस्तु नहीं थी, वो जीवित वस्तुएं थी, तो उसको ऐसे रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन आजकल कहीं ये पाई नहीं जाती किसी के संपत्ति रजिस्टर में। ठीक है, कहीं पे गौशाला है, अगर किसी नगर परिषद में गौशालाएं हैं और वो गौशालाओं में गाय है जो कि नगर परिषद की संपत्तियां हैं, वहां पे ये मेंटेन होता है, वहां पे ये मेंटेन होता है कि हमारे पास इतनी इतनी थी। जितनी गाय रह जाती हैं या जितनी गाय बढ़ जाती है उनको रिकॉर्ड कर लेते हैं बस, और जितनी गाय मर जाती हैं उनको हटा के उतनी काउंटिंग पे उन लोग रख लेते हैं। ठीक है, एक होती है सॉफ्टवेयर, एक होती है सॉफ्टवेयर की संपत्ति। देखो क्या है संपत्ति, स्थायी संपत्ति का मतलब ये हो गया कि वो वस्तुएं जिसका आप बिजनेस में इस्तेमाल कर रहे हो। मैंने आपको टैली का सॉफ्टवेयर दिया, अब वो टैली का सॉफ्टवेयर आप कहीं छू तो पा नहीं रहे हो, आप ऐसा तो है नहीं कि आपने ये छू लिया तो ये यही वस्तु है। लैपटॉप छू सकता हूं तो इस ये यही वस्तु है, जो चीज छुई जा सकती है केवल वही वस्तु होती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, हम उसको कहते हैं मतलब टेंजिबल और इंटेंजिबल बोलते हैं उसके एक्चुअली इंग्लिश में, हिंदी वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा। टेंजिबल मतलब जो वस्तुएं छुई जा सके, और इंटेंजिबल मतलब जो वस्तु नहीं छू सकते आप। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर को आप छू नहीं सकते लेकिन वो कंप्यूटर में होता है। जैसे मैंने आपको टैली का लाइसेंस दिया, टैली का लाइसेंस आपका अवेलेबल है आपको, यानी वो आपकी निजी संपत्ति है, वो आपका लाइसेंस है, वो हमारा भी नहीं है, हमने आपको दिया है, वो आपकी संपत्ति है और वो आपको, अब वो आपको सॉफ्टवेयर जो है, आपको आपकी लागत कितनी है? 0। अगर वो 0 लागत है लेकिन आपको संपत्ति रिकॉर्ड करनी है तो आप उसे कितने पे रिकॉर्ड करोगे? 1 रुपए पे। मैंने आपको टैली का लाइसेंस दिया है सर, और आप उस लाइसेंस का इस्तेमाल किस में करोगे? आपकी नगर परिषदों की किताबें, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के लिए। तो इसलिए उसको भी संपत्ति माना जाएगा और उसको भी रिकॉर्ड किया जाएगा कितने रुपए पे? 1 रुपए पे। अगर आप और कोई भविष्य में सॉफ्टवेयर खरीदते हो, उसके लिए भुगतान करते हो, तो उसको भी रिकॉर्ड आप करोगे और उस पर भी डेप्रिसिएशन लगाओगे। क्लियर है? अभी तक तो हमने जितनी बातें करी सर, सब जनरल जनरल बातें करी।
ठीक है, अब हम साथ साथ में, अभी तक हम बोर वाली जैसी शायद मुझे लग रहा हो, कई लोगों को बोर लग रहा होगा क्योंकि सेशन में कई लोग कम होते चले जा रहे हैं। अब जो भी है सब वापस आ जाए, अब अपन इंटरेस्टिंग बातें करेंगे और प्रैक्टिकल बातें करेंगे, संपत्ति रजिस्टर की बातें करेंगे। ठीक है, संपत्ति रजिस्टर में कोई भी चीज कैसे रिकॉर्ड की जाती है, वन बाय वन देखेंगे, वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे सारे टॉपिक्स को। एक दो क्लासेस लगेंगी लेकिन आपको समझ में पूरा आ जाएगा, आपको पूरी चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे अगर हमारे संपत्ति रजिस्टर जो हमारे द्वारा बनाया गया संपत्ति रजिस्टर है, अगर उसमें आपको कोई गलती मिलती है या कोई त्रुटि होती है या कोई चीज छूट जाती है तो आपको मदद मिलेगी हमको बताने में कि सर ये छूट गया, आपने बताया था कि ये ऐसे ऐसे रिकॉर्ड, इन चीजों को भी रिकॉर्ड करना है और ये ऐसे ऐसे यहाँ पे करना है, तो उससे आपके रिकॉर्ड अच्छे होंगे। ठीक है सर, जिसके रिकॉर्ड अच्छे होते हैं ना उसके अंदर उस रिकॉर्ड्स की वजह से कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, कॉन्फिडेंस आता है उसकी वजह से उसकी वैल्यू बढ़ती है। जिस भी व्यक्ति के अंदर ज्ञान का कॉन्फिडेंस होता है, एजुकेशन का कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है, एजुकेशन का मतलब सिर्फ डिग्री नहीं होती, एजुकेशन का मतलब कभी भी सिर्फ डिग्री नहीं होती, आप अपने ज्ञान के स्तर को बढ़ाइए, उससे दो चीजें आपकी, आपके जीवन स्तर में भी आएगी और आपका जो वैल्यू है आपके जीवन स्तर में भी चढ़ाव आएगा और आपकी वैल्यू भी जो है दूसरों के सामने आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी। ठीक है, तो किसी के सामने आपको अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी नॉलेज बढ़ानी है, अपना ज्ञान बढ़ाना है। आपको एजुकेशन नहीं लेनी, आपको डिग्रियां लेनी ही है। ठीक है, कई सारे बहुत बड़े डिग्री दिग्गज होंगे लेकिन आपने ज्यादातर लोगों के नाम सुनेंगे जिनके पास डिग्रियां नहीं थी, तो वो क्यों, क्योंकि उनके पास नॉलेज थी। ठीक है, तो नॉलेज से आप काफी कुछ अचीव कर सकते हो। तो हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं वो किस लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि इससे हमारी नॉलेज बढ़ेगी, अगर आपकी नॉलेज बढ़ेगी तो आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी। ठीक है, अब उस वैल्यू को कैसे बढ़वाना है, उस नॉलेज का कैसे इस्तेमाल करना है, ये आप लोग बेहतर जानते हैं क्योंकि ये आपकी लाइफ की सिचुएशन है, वो मैं नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, अपन तो लैंड की बातें करें, अपन तो क्लियर अपने टॉपिक्स पे रहे, बीच बीच में अपन ऐसी बातें कर लेते हैं ताकि आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा बना रहे। आ जाइए, चलिए सर, सबसे पहली संपत्ति होती है भूमि। भूमि का सबसे पहला रूल है कि डेप्रिसिएशन नहीं लगता, भूमि कभी नष्ट नहीं हो सकती, उसका स्वरूप बदलता है, वो कभी नष्ट नहीं होता। ठीक है, अच्छा, भूमि का मूल्य निकालने के लिए निम्नानुसार मापदंड अपनाए जाएं। ठीक है, मैंने आपको बताया था दो तीन प्रकार से ली जाती है भूमि। पहला है क्रय द्वारा ली गई भूमि, क्लियर है मेरी बात, क्रय द्वारा ली गई यानी प्राइवेट व्यक्ति से आपने भूमि खरीदी। दूसरी बात है ये क्रय द्वारा ली गई भूमि, क्लियर। दूसरी बात है सरकारी अनुदानों से ली गई भूमि, या तो सरकार ने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी, अनुदान स्वरूप दे दी भूमि, कई बार देता है। ठीक है, लेटेस्ट उन्होंने नामली को दिया था, नामली की भूमि एक रिकॉर्ड हुई है जहां तक मुझे याद है। ठीक है, नामली को भूमि दी गई थी, बस स्टैंड बनाने के लिए भूमि दी गई है, कि उसमें आदेश जारी कर दिया था, कैबिनेट में आदेश जारी हो गया कि नामली को भूमि दी जाए बस स्टैंड बनाने के लिए, तो ठीक है, उसके लिए उनसे कुछ भी रुपए नहीं लिए गए, तो 1 रुपए पे वो भूमि रिकॉर्ड हो जाती। और कई बार होता है राजसात भूमि, ये मैंने आपको बताया था अधिग्रहण। ठीक है, अधिग्रहण, राजसात भूमि तो सरकार अधिग्रहण करके आपको दे दे। ठीक है, ऐसा लिखा है नगरीय निकाय केवल एक न्यासी के रूप में ऐसी भूमि का उपयोग करता है, ऐसी भूमि का मूल्य केवल 1 रुपए रखा जाए, ऐसी भूमि के विकास हेतु किया गया व्यय उसमें सम्मिलित किया जाए। ठीक है सर, सरकार ने अधिग्रहण करा, जैसे आपके लिए ट्रेंचिंग ग्राउंड कई बार है, कई जगहों पे ट्रेंचिंग ग्राउंड जो है वो भूमि को अधिग्रहित करके दिया गया है। ठीक है, ट्रेंचिंग ग्राउंड जो है कई जगहों पे भूमि को अधिग्रहण करके दिया गया है, अगर वो आपको लीज पे दिया गया है, लंबी लीज पे, तो आपको उसको रिकॉर्ड करना चाहिए 1 रुपए पे। ठीक है, अनिवार्य अधिग्रहण द्वारा अधिग्रहित भूमि,
अगर अनिवार्य तौर पे उन्होंने अधिग्रहण कर दिया है। अब ये स्पेशल टाइप के हैं आपके यहाँ, तो ये सब चीजें बहुत कम आएंगी। ये एक तो अधिग्रहण हो गया, ठीक है। राजसात भूमि यानी किसी ने सरकार के पैसे नहीं चुकाए तो उन्होंने उसका अधिग्रहण कर लिया। अब वो दो तीन प्रकार के अधिग्रहण हो गए। एक अनिवार्य अधिग्रहण की एक नोटिफिकेशन निकाल दिया कि इस जगह की भूमि जो है वो अधिग्रहित की जाती है, और एक इसलिए कि किसी कोई गुंडा था, कोई मवाली था, उसकी संपत्ति को जब्त करना जिसे बोलते हैं, तो वो राजसात भूमि हो जाती है। एक भूमि होती है कि एक आपने कर ली, यानी किसी ने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा, आपने उसका घर जब्त कर लिया, वो उसके बाद भी नहीं आया तो आपने उसकी राजसात कर ली, ठीक है। निःशुल्क अधिग्रहित अथवा सरकार या अन्य द्वारा दान में दी गई भूमि, ठीक है। सरकार द्वारा दान में आपको वो भूमि दी गई, ठीक है। इन किसी भी प्रकार से आपको भूमि का अधिकार प्राप्त होता है। वर्ड ध्यान रखिएगा, अधिकार, इस्तेमाल करने का अधिकार अगर आपको प्राप्त हो जाता है, उस भूमि को हमको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, ठीक है। कोई भी अधिकार प्राप्त हो जाता है तो वो भूमि को हमें अपनी कैश बुक, अपने संपत्ति रजिस्टर में रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। वो ये है संपत्ति रजिस्टर। अच्छा, भूमि को रिकॉर्ड करने के टाइम पे क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है उसका खसरा नंबर, ठीक है। उसका खसरा नंबर, ये सॉरी, ये है उसका खसरा नंबर, ये है खसरा नंबर, ये नहीं, ये भूमि का सर्वे क्रमांक, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है या फ्री होल्ड है या लीज होल्ड है। मैंने आपको फ्री होल्ड और लीज होल्ड बता दिया बिल्कुल, ठीक है। ये हो गया। उसका क्षेत्रफल, उसका क्षेत्रफल कहाँ दिया रहता है? उसके खसरे में दिया रहता है कि इतने इतने पट्टे की जमीन, इतने इतने खसरे की जमीन, इतना क्षेत्रफल। किससे अधिग्रहित करी? सरकार से मिली, प्राइवेट व्यक्ति से मिली, आप उसको यहाँ पे देखेंगे। अधिग्रहण की रीति, अधिग्रहण की रीति कहाँ से आ गई? ये जो अपन ने फॉर्मेट देखा था, ये जो अपन ने, ये जो अधिग्रहण की नीति देख रहे हैं अपन, ये जो 4 5 6 7 जो है, ये अधिग्रहण की रीति है। अभी भूमि में क्या उपयोग हो रहा है? ट्रेंचिंग ग्राउंड है, शॉप्स बना दी है आपने, सुलभ शौचालय बना दिया है, या किसी अन्य प्रकार का, ठीक है। क्लियर है मेरी बात? चलो, प्राप्त अवमात्य कागज पन्ना, मतलब आपके पास उसका प्रूफ क्या है? अगर वो खसरे, अगर आपको जैसे कोई ऑर्डर से जमीन मिली है, ठीक है, नामली में एक पत्र से जमीन मिली थी, तो वो जो राज्य सरकार का पत्र था, वो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट पत्र, वो राज्य सरकार का पत्र था। उस पत्र से अगर जमीन मिली तो वो पत्र ही आपकी मालिकाना हक का रिकॉर्ड है, ठीक है, क्योंकि वो राज्य सरकार का पत्र है, किसी ऐसे वैसे व्यक्ति का नहीं है। राज्य सरकार ने उसमें क्लियर लिख के दिया है कि फला फला कैबिनेट के फैसले के अनुसार ये जमीन नामली नगर परिषद को दी जाती है। तो वो जो लेटर है वो आपके लिए एक तरीके का मालिकाना हक का लेटर है। जैसे आप लोगों के घर की रजिस्ट्रियां होती हैं, वैसे ही भूमि की भी जिस टाइप का भी आपके पास अधिकार का पत्र हो, मतलब कागजी पेपर हो, वो वर्तमान बाजार मूल्य। देखो, बहुत सारी चीजों का बाजार मूल्य नहीं निकाला जा सकता, और बाजार मूल्य का कोई फॉर्मूला नहीं है। बाजार मूल्य का एक्चुअली में कोई फॉर्मूला नहीं है। बाजार मूल्य का सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला है कि बाजार में कितने की बिक जाएगी, या मौखिक तौर पे। उसका कोई सेट एंड फॉर्मूला नहीं होता। मार्केट वैल्यू का कोई सेट फॉर्मूला नहीं है। शेयर्स का भी सेट फॉर्मूला बनाया गया है कि ये राइट प्राइस होनी चाहिए, बट उसकी मार्केट वैल्यू जो है, जो शेयर में ऊपर नीचे होती रहती है, वो भी फिक्स नहीं है, ठीक है। तो उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता मार्केट वैल्यू का। तो ये जो वर्तमान बाजार मूल्य है, ये आप केवल आंकलन लगा सकते हैं। कैसे आंकलन लगा सकते हैं? कि उसके बगल की भूमि अभी 4 5 महीने पहले भी की थी, जो 10,000 रुपए एकड़ या 10 लाख रुपए एकड़ थी, हमारी 2.5 एकड़ है, तो हम अंदाजा लगा लेंगे 25 लाख रुपए तो कम से कम होगी बाजार मूल्य। तो इसी तरीके से आंकलन लगाते हैं बाजार मूल्य का, ठीक है। कोई कोई सही आंकलन नहीं लगा सकता। बाजार मूल्य केवल आंकलनों के आधार पे होता है, ठीक है। सिर्फ एस्टिमेटेशन होता है, एस्टिमेशन होता है उसका। क्लियर? भूमि पर वृक्ष है कि नहीं है?
सर देखो वृक्ष भी एक संपत्ति है, क्यों? क्योंकि वो भी 100 साल, 2 साल, 300 साल तक जीते हैं वृक्ष भी। अधिग्रहण की तिथि किस तारीख को वो आपको प्राप्त हुआ, उस भूमि अधिग्रहण का वो, अगर वो फ्री में प्राप्त हुई, सरकार से फ्री में प्राप्त हुई, तो कितने रुपए होगा उसका? 1 रुपए। ठीक है, अगर हमने उसको कहीं से अधिग्रहण करा तो उसका 1 रुपए। ठीक है, अगला अगला देखेंगे अभी इसमें अपन। ये देखिए, अब अगली चीज जो है वो इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, है ना, वो इम्पोर्टेंट है। ये ये देखो सर, क्या भूमि अधिग्रहण के बाद सुधार करने जैसा भराई, समतल करना इत्यादि, मतलब आपको जमीन मिली थी पथरीली, ऊपर खाबड़, सरकार ने दे दी, अब आपको ट्रेंचिंग ग्राउंड बनाना है। ट्रेंचिंग ग्राउंड बनाने के लिए आपको वहां पे समतल करना पड़ता है, क्योंकि पथरीली जमीन या ऊपर खाबड़ जमीन होगी तो वहां पे गाड़ियां नहीं चल पाएंगी। तो आप लोग कई बार क्या उसमें भराव करके, जिसको लेवलिंग वर्क बोलते हैं, लेवलिंग वर्क, ठीक है, लेवलिंग करवाना, जमीन की लेवलिंग करवाना भी संपत्ति का विकास होता है। अब आप देखो एमपीएमएम में उसको उन्होंने बोला है, बिल्कुल क्लियर बोला है उन्होंने। क्या बोला है उन्होंने? भूमि सुधार, नीचे वाला टिप देखिए, भूमि सुधार के लिए किए गए मूल व्यय, जैसा भूमि विकास, भूमि भराई की लागत को मूल के भाग के रूप अनुसार पूंजीगत माना जाए। ठीक है सर, अगर 10-20 हजार रुपए का काम है तो उसको छोड़ दिया जाए, उसको राजस्व मान लिया जाए। लेकिन 1-2-4 लाख रुपए का काम है तो उसको भूमि की कीमत में जोड़ देना चाहिए, उसको भूमि की कीमत में जोड़ देना चाहिए। क्लियर है? उसको भूमि की कीमत में जोड़ देना चाहिए। तो वो सुधार की तिथि यहाँ पे हम लिख देंगे